तो नमस्कार साथियों, मैं हूँ सुमित। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल आप रख रहे होंगे। तो आज हमारा जो मेजर एग्रीकल्चर स्कीम्स है, उसका लेक्चर 2 है। जो लेक्चर 1 में हमने 4-5 स्कीम है वो कंप्लीट की थी। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है, वो आप मेरी साइट पे विजिट करके, मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट करके वो आप 4-5 स्कीम है वो आप देख सकते हो। आज हम नए स्कीम के बारे में बात करेंगे। उसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, यानी PMDDKY, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना 2025। तो ये कब लॉन्च हुई थी? ये लॉन्च हुई थी 1 फरवरी 2025 को ये लॉन्च हुई थी। और 1 फरवरी 2025 को है वो लॉन्च हुई थी। और इसमें क्या होता है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? कम फसल उत्पादन वाले 100 जिलों में 1.7 करोड़ जो किसान है उसका सशक्तिकरण और कृषि उत्पादकता में वृद्धि। मतलब क्या होता है, इसकी इस फसल में 100 जो हमारे देश में 100 जिलों को है वो सिलेक्शन किया जाता है। उसमें एक लगभग 1.7 जो करोड़ किसान है, उसको क्या है, उसमें कृषि उत्पादकता में वो वृद्धि के लिए है। इसकी जो हमारी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में इसका है वो टारगेट है, उन किसानों की है वो कृषि में है वो उत्पादकता में वृद्धि करना, और उन उन एक है वो सशक्तिकरण करना। इसका जो टोटल बजट था वो 24,000 करोड़ है वो प्रति वर्ष इसका है वो बजट है वो आवंटित किया गया है। अब इसमें प्रमुख लाभ क्या-क्या है? इसमें प्रमुख लाभ होता है इसमें क्या है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में डायरेक्ट पैसे नहीं दिए जाते जैसे हमने उसमें इसमें पढ़े थे। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना में पिछले लेक्चर में इस उसमें क्या है, प्रधानमंत्री जो कृषि सम्मान निधि योजना में 6,000 रुपए है वो डायरेक्ट है वो अकाउंट में किसानों के आते थे। जबकि इसमें प्रधानमंत्री धन धान्य योजना में डायरेक्ट अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, बल्कि उनको क्या है, लाभ दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी एग्रीकल्चर में। जैसे आधुनिक सिंचाई प्रणाली प्रणाली की उपलब्धता, उसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लो ड्रिप इरिगेशन लगाना है, तो यहाँ पे है वो बहुत ही भारी है वो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। लगभग से 70 to 80% है वो सब्सिडी है वो इसमें आधुनिक जो सिंचाई प्रणाली को जो हम अपना रहे हैं उसको उसको यूज करने में। ठीक है। और इसमें फसल बीमा को भी कवरेज किया गया। अगर मान लो फसल आपकी खराब हो गई, तो इसमें है वो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना में फसल बीमा का भी प्रावधान रखा है। अगर खराब होगी तो आप फसल बीमा इसमें आप करवा सकते हो, और आपको है वो जो खराब फसल हुई उसके पैसे आपको मिल जाएंगे। उन्नत तकनीकी और सहायता का प्रशिक्षण, मतलब इसमें है वो इसमें ट्रेनिंग भी दी जाती है किसानों के, आप के भाई नई नई टेक्निक आप यूज करो, AI टेक्नोलॉजी का यूज करो, अच्छी अच्छी तकनीक का यूज करो, उन्नत खाद और बीज का आप यूज करो, उसके लिए वो ट्रेनिंग इसमें है वो दी जाती है। बेहतर भंडारण सुविधा, इसमें आपको भंडारण करने की सुविधा के लिए भी है वो पैसे है वो दिए जाते हैं। जैसे कोल्ड स्टोरेज हुआ, ताकि आपके बीज है वो खराब ना हो, सब्जियों को स्टोरेज करने के लिए उनके लिए भी है आपको इसमें वो सब्सिडी वो पैसा वो दिया जाता है। और इसका टारगेट था इसमें टारगेट ये होता है, इससे क्या होता है, फसल उत्पादन में है वो 20 से 30% है वो वृद्धि है वो हो जाती है हमारी। और इस योजना की विशेषताएं क्या है? इसमें क्या है, इसमें मेनली सम्मिलित किया गया है डिजिटली मॉनिटरिंग सिस्टम को। मतलब कंप्यूटरीकृत सिस्टम को, मॉनिटरिंग को कैसे है वो खाद देना है, कैसे वो इरिगेशन वाटर है वो खेत में देना है। ये इसमें क्या है, छोटे और जो लघु सीमांत किसान है उनको है वो उस पर है वो विशेषकर फोकस दिया गया है। जिनके पास पैसा कम है, जो वो डिजिटलाइजेशन पे वो ज़्यादा है वो फोकस नहीं करते हैं, उन किसानों को है वो इसमें सेलेक्ट किया जाता है। और और इसमें क्या है, जो किसानों की जो समस्याएं होती है, जो मेन मेन उसका भी है वो प्रावधान है वो उसमें है वो अब जो ट्रेनिंग के माध्यम से किसानों की समस्या का समाधान है वो किया जाता है। तो ये थी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ये आई थी 2025 में। इसका 100 जिलों में है वो देश में ये लागू किया था। और इसका 1.7 करोड़ सशक्तिकरण करना और उसको कृषि की उपलब्धता को है वो उत्पादकता वो बढ़ाना। टोटल इसका बजट है वो 24 करोड़ का है 1 साल का। अब ये बात की थी हमने पिछले लेक्चर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। तो इसमें क्या था, इसमें किसानों को है वो 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाता था। मतलब 3-3 हजार रुपए की किस्तों में है वो
दो 2 हजार की किस्तों में वो दिया जाता था, है ना। और ये आई थी 2019 में, और 75,000 करोड़ की इसकी वो टोटल है वो, इसका वो बजट था इनिशियली 1 साल का। अभी जब उसके बाद में ये रिवाइज हुआ और 2025-26 में लगभग ये 65,000 करोड़ का है उसका वो बजट है। ठीक है। तो ये तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ही लिया था। बस इसका इसमें स्लाइड डालने का मेरा मकसद ये था कि पीएम किसान सम्मान निधि और जो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना में कंफ्यूजन ना हो, ये अलग अलग है दोनों। इसमें पैसा नहीं दिए जाते डायरेक्ट, इसमें सब्सिडी दी जाती है, जबकि इसमें है वो डायरेक्ट ही है, वो खातों में पैसे आते हैं डायरेक्ट, ताकि बिचौलिया है वो, बिचौला का रोल ही इसमें खत्म हो जाए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में। करते हैं हमारी नई एक इम्पोर्टेंट फसल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, नाम से पता चल रहा है कि फसल का बीमा से कोई रिलेटेड ये स्कीम होगी। तो ये लॉन्च कब हुई थी, 2016 में हुई थी, खरीफ सीजन के टाइम पे इसकी वो शुरुआत हुई थी। और इसका योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि किसानों को प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा बाढ़ या फिर ओलावृष्टि अनावृष्टि हो गई, या फिर कीटों रोगों से जो फसल को जो नुकसान होता है उसका है वो मुआवजा है वो गवर्नमेंट है वो देती है, हमें वो बीमा करवाती है, कंपनी है वो बीमा करवा के हम लोगों को है वो इंटरेस्ट लेती है। जितना भी इंटरेस्ट होगा, जैसे रबी के लिए है वो 1.5% निर्धारित है, खरीफ के जो फसल है उसके लिए 2% है, बागवानी फसल के लिए वो 5% है, और शेष है वो सब्सिडी प्रीमियम के लिए वो अलग है। अगर वो 5,000 करवाए, अगर फॉर एग्जाम्पल हमने, अब ये बीमा भी ऐसा नहीं होता कि भाई किसान है वो अपने हम हिसाब से, जैसे कोई फसल है वो अपने हिसाब से बोल दिया मेरे 50,000 का मेरा बीमा कर दो ना, इसके लिए भी प्रावधान है बीमा के लिए भी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 50,000 का बीमा करवाया, मान लो 60,000 का आपने कोई फसल का नुकसान है वो, 60,000 का है वो नुकसान हुआ है, वो 60,000 किसके लिए, मान लो फॉर एग्जाम्पल रबी क्रॉप के लिए, गेहूं के लिए हो गया, कोई कोई चीज का नुकसान हो गया, तो 60,000 इंटू 1.5%, परसेंट है तो डिवाइडेड बाई 100, तो इसको करने से लगभग हमें वो 900 रुपए का है वो आपको है वो इंटर वो आपको वित्तीय है वो देना पड़ेगा, मतलब राशि है वो आपको है वो 900 रुपए की आपको दे के फिर बीमा करवा के आपको वो करवाना, रजिस्ट्रेशन बीमा करवाना पड़ेगा, इसमें आपको 900 रुपए का देके। इसी प्रकार से खरीफ है तो खरीफ में 2% लग जाएगा। ठीक है। तो ये ऐसा ऐसा करके, अगर बागवानी है तो फिर 5% तो ऐसा करके हम लोग है वो बीमा है वो करवा सकते हैं। और बीमा करवाने के बाद में फिर है वो उसमें है वो, अगर मान लो फसल और वो खराब हुई तो गवर्नमेंट है वो लगभग है वो 80-90% है वो पैसा हमें वो देती है। और के बाद में है का जो आवंटन हुआ है, इसका आवंटन कितना हुआ है, 15,000 करोड़ का है वो सरकारी सब्सिडी, जिसमें किसानों को न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम कवरेज मिलेगा। न्यूनतम प्रीमियम देना पड़ेगा, जैसे प्रीमियम कैसे निकालोगे, जैसे 60,000 का है हमने बीमा के लिए हमने अप्लाई किया, इंटू जो हमारा प्रीमियम है किसान का 1.5%, जैसे ये हुआ 1.5% डिवाइड बाई 100, तो ये टोटल आपका हो जाएगा 900 के करीब। तो 900 हमें देना पड़ेगा, 900 हमें देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में जो हमारी फसल का जो जो नुकसान होगा तो हमें सरकार है वो देगी। प्रीमियम का मतलब होता है कि हम लोगों को इनिशियली कॉस्ट है वो इतना देना पड़ेगा। प्रीमियम में वो फसल कौन सी है उस पर निर्भर करता है, जमीन कितनी है और जिले में है वो सरकारी उसकी दरें क्या चल रही है, उस हिसाब से वो प्रीमियम की वो राशि वो डिसाइड होती है। उसके बाद में इस योजना का क्या प्रभाव हुआ है, ये योजना किसानों के प्राकृतिक जोखिमों से बचाने के लिए क्रांतिकारी साबित हुई है। त्वरित मुआवजा भुगतान प्रणाली और डिजिटल तकनीक के उपयोग से दावा निपटना में भी पारदर्शिता है वो आई है। मतलब अगर कोई किसान दावा करता है किसान कि भाई ये मेरा है वो, ये फसल है वो इतना नुकसान हुआ, तो पहले क्या होता था इस 2016 में जब ये आई थी तब ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी थी, जांच एजेंसी उसमें काफी इन्वॉल्व होती थी। आज के लिए पारदर्शिता इसमें आई है, कंप्यूटरीकृत हो गई है, काफी इजी हो गई है वो। तो वही बात आपको समझ में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ये 2016 में आई थी, खरीफ सीजन के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जब किसानों की फसल है वो प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या रोगों से जब फसल को नुकसान होती है उसके लिए वो बीमा है वो सुरक्षा प्रदान करती है और मुआवजा है वो गवर्नमेंट है वो देती है। और ये 15,000 करोड़ की है वो सरकारी सब्सिडी है वो इसमें दी गई है, जिसमें किसानों को न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम है वो कवरेज मिलेगा।
इसमें जो प्रीमियम जो राशि है रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2%, बागवानी के लिए 5% है वो प्रीमियम दरें है वो तय की गई है। अब बात करते हैं 2025 में इसमें क्या अपडेट आया है। इसमें क्या हो गया, 2000 पहले क्या था, 2016 में जब ये आई थी तब उस टाइम पे ये इसमें क्या है, केवल केवल प्राकृतिक आपदाओं के कारण ही जो उसमें सम्मिलित किया गया था सुरक्षा, फसल की सुरक्षा। आजकल क्या है, जंगली जानवर से भी अगर फसल का नुकसान हो रहा है तब भी आपको है वो जो गवर्नमेंट है वो बीमा है वो मतलब फसल की है वो सुरक्षा देगी। कैसे, जैसे हाथियों का नुकसान हो गया, जंगली जुआर का जंगली सुअर से है अगर कोई फसल का नुकसान हो रहा है तो गवर्नमेंट है वो मुआवजा देगी। नील गाय से, हिरण से, बंदरों से, आवारा पशुओं या फसल द्वारा नुकसान होने से है वो इसमें है वो कवरेज किया गया है। अगर धान की खेती में पहले क्या था, जल भराव की कमी आगे आ जाती थी तो किसान लोग है वो परेशान रहते थे कि इसमें तो मुआवजा मिलेगा नहीं हमें। तो आजकल इसको भी सम्मिलित कर दिया गया। धान की खेती में ज्यादा जल भराव आ गया, उसकी फसल है वो खराब हो गई है, नुकसान हो गए तो किसान है वो अप्लाई है वो कर सकता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए वो अप्लाई कर सकता है, उसको मुआवजा मिल जाएगा। उसके बाद ये राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में है वो जो रजिस्ट्रेशन की जो दस्तावेज का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी कर दिया गया है आजकल। दावा निपटने की प्रक्रिया में सुधार। अगर कोई किसान दावा करता है कि भाई इतना है मेरा नुकसान हुआ है, तो इतना नुकसान हुआ, तो पहले क्या था, बहुत लंबा प्रोसेस था। आज के लिए है वो मतलब डिजिटलाइजेशन हो गया, पूरा ही कंप्यूटर इजी हो गया है, पारदर्शिता आई है इसमें। अब बात करते हैं दूसरी इम्पोर्टेंट स्कीम की जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। नाम से ही पता चल रहा है एग्रीकल्चर से, कोई सिंचाई से रिलेटेड ये योजना होगी। इसका मेन मंत्र या ये मेन नारा क्या था, हर खेत को पानी, मतलब हर खेत को पानी मिले। जल संरक्षण और कुशल सिंचाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण है वो कदम है ये लॉन्च हुई थी 2015 में। 2015 में इसका लॉन्च हुआ था। 26 में ये इनिशियल इसका जो बजट था वो 2025-26 में यह 10,000 करोड़ का आवंटन किया गया। ये 10,000 करोड़ है वो किसमें है, वो माइक्रो इरिगेशन में, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन हुआ, और जल संचयन में, जल को स्टोरेज करने में, या फिर जल उपयोग कैसे है वो पानी का है वो उपयोग हम वो वाटर हार्वेस्टिंग, और ये सारा इसमें है वो प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना में है वो सम्मिलित किया गया है। अब इसके प्रमुख घटक क्या है, ड्रिप इरिगेशन में। ड्रिप इरिगेशन में है वो अगर मान लो हमने ड्रिप इरिगेशन लगाना है, ऐसा भी देती है किसानों को डायरेक्ट। ये क्या करती है, सब्सिडी देती है। जैसे मैंने ड्रिप इरिगेशन लगाना है, 90% तक है वो सब्सिडी मिल जाएगी ड्रिप इरिगेशन में, जिससे वो 70% तक होगी, और उत्पादन में है वो परसेंट तक ये वृद्धि भी होगी। तो ड्रिप इरिगेशन में ये कितना परसेंट है वो 50 से 90% बेस्ड ऑन हमारे हम कितना वो लगा रहे हैं ड्रिप सिस्टम। ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा सब्सिडी हमें वो मिलेंगी। स्प्रिंकलर इरिगेशन में भी है वो, इसमें है वो नोजल में, उसमें पाइपों में, इसमें है वो सब्सिडी है वो दे रहे हैं। ये स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज होता है अंडुलेटिंग लैंड में, जहाँ पर उबड़ खाबड़ जमीन होती है ना, जहाँ पर एक समान लेवल नहीं होता है मिट्टी का, लैंड का, वहां पे स्प्रिंकलर इरिगेशन, पहाड़ी एरिया में स्प्रिंकलर इरिगेशन लोग है वो सब्सिडी उसको दे रहे हैं। और ड्रिप इरिगेशन जहाँ पे पानी की कमी है, जैसे राजस्थान कंडीशन में, राजस्थान का जो ये नो वेस्टर्न रीजन हुआ राजस्थान का, उत्तर पश्चिमी रीजन हुआ, मतलब जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ पे अगर कोई ड्रिप इरिगेशन लगाना चाहता है तो उसको है वो 95-90% तक है वो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट देगी। उसके बाद में स्टोरेज में, राजस्थान कंडीशन में पानी की कमी है तो पानी को स्टोरेज करने के लिए टांके बनाना, तालाब बनाना, बड़े बड़े चेक डैम, पोन्ड बनाने, उसकी संरचना निर्माण में है वो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी है वो दे रही है। इसका परिणाम, इसकी योजना का परिणाम क्या होगा, इससे होगा कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में खेती में उन्नत है वो सुधार होगा, पानी की है वो बचत होगी। और पानी की बचत कैसे होगी, क्योंकि यूज करेंगे ड्रिप इरिगेशन का, स्प्रिंकलर का, और पानी का है वो स्टोरेज भी हम करेंगे, तो आपातकाल में पानी का यूज भी कर सकते हैं, ड्रिंकिंग के लिए भी और सिंचाई के लिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और अब आती है परंपरागत, पुराने टाइम की जो हम यूज करते थे कृषि केमिकल के बिना ऑर्गेनिक फार्मिंग को। इसका मेन उद्देश्य है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, केमिकल और पेस्टिसाइड का यूज है वो कम करना, उत्पादन उत्पादन और उत्पादकता में दोनों में वृद्धि करना। तो परंपरागत कृषि योजना के लिए अब ये क्या कर रही है, ये कर रही है आपको लगभग ये क्या करती है, ये सहायता, ये है वो ये लॉन्च कब हुई थी, ये 2015 में है वो लॉन्च हुई थी। ये क्या करती है, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देती है, और
लैंड को रसायन मुक्त करना, मतलब केमिकल फ्री एग्रीकल्चर को प्रमोट है वो ये परंपरागत कृषि योजना है वो करती है। और इसका जो बजट था वो 1,000 करोड़ का था। और जैविक खर्च 1,000 करोड़ का इसका है वो बजट था इनिशियली के लिए। योजना का प्रमुख उद्देश्य मैंने बता ही दिया था, जैविक खेती को बढ़ावा देना, मिट्टी की जो उर्वरकता है उनको है वो सुधारना, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकता पर निर्भरता को है वो कम करना। और इस योजना में पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ किसानों को स्वास्थ्य और उपभोग स्वच्छ भोजन भोजन का भी बंदोबस्त और उपलब्धता है वो प्रोवाइड करवाना। तो प्रधानमंत्री कृषि विकास परंपरागत कृषि विकास योजना का जो मेन उद्देश्य है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना और जैविक खेती को बढ़ावा देना, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाना, पर्यावरण को है वो संरक्षण करना। इसमें वित्तीय सहायता और लाभ क्या क्या है? इसमें क्या होता है, 50,000 करोड़ की प्रति हेक्टर की है वो वित्तीय है वो लाभ है वो दिया जाता है जैविक खेती के लिए। 50,000 जो है ना 50,000 प्रति हेक्टर की सहायता से वो रुपये 50,000 जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। और 75% है वो इनपुट पे है वो सब्सिडी दी गई है, जो भी हम खाद बीज और हम जैविक खाद हम खरीदेंगे कीटनाशक और वो उसमें है वो भारी सब्सिडी है वो दी गई है। और 30% है वो बाजार मूल्यों में वृद्धि की गई है, जैविक उत्पादों को बेहतर बाजार मूल्य वितरित के लिए। और 30% है वो अगर आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग करके कोई है वो फसल बाई है तो आपको 30% है वो ज्यादा मिलेंगे कंपेयर टू नॉर्मल पेस्टिसाइड और उससे अगर आपने कोई सब्जियां उगाई है तो ये इसका जो मेन इम्पैक्ट होगा कि पर्यावरण को सुरक्षा होगा और जमीन भी अच्छी होगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग को है वो बढ़ावा इसमें मिलेगा। 50,000 दिया जाता है 1 हेक्टर में अगर आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कर रहे हो तो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये एक नई स्कीम है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो 2020 से 25 तक है उसको कंप्लीट करने का है वो लक्ष्य वो रखा गया था। इसका मेन उद्देश्य है कि के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना। एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हो गया उसके गोदाम को डेवलप करना, उसके कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी को सब्सिडी देना उस पे। और उसके जो प्रोसेसिंग यूनिट है जैसा सीड प्रोसेसिंग यूनिट हुआ, सीड को क्लीनिंग करना, ग्रेडिंग करना, स्टोरेज करना, गोडाउन बड़े बड़े गोडाउन बनाना, तो उसका है वो उन्होंने फंड के लिए वो रखा है। वो इसमें जो आवंटन किया गया है वो 1 लाख करोड़ का है वो आवंटन किया गया पाँच पाँच वर्षीय फंड में। ठीक है। इस योजना का प्रमुख लाभ क्या है? 2 करोड़ रुपए तक का सस्ता लोन अगर आपको कोई कोल्ड स्टोरेज खोलना है या फिर आपको कोई सीड प्रोसेसिंग यूनिट खोलना है तो आपको है वो दिया जाएगा। और इसमें 3% है वो वार्षिक ब्याज सब्सिडी है वो दी जाएगी जो 7 वर्षों के लिए आपको कंप्लीट है वो करनी होगी। 2% है वो क्रेडिट गारंटी की सुरक्षा भी है वो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वो देता है। लोन चुकाने में आपको लचीलापन या ढीलापन दिया जाएगा कि आप लोन है वो आराम आराम से वो चुका। और इसमें है वो जो डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रोसेस है वो भी है वो लचीलापन है उसमें है वो डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया में भी है वो ढीलापन है वो बरती गई है। और इससे किसानों को क्या प्रभाव होगा? इससे किसानों को जो फसल कटाई के बाद में जो नुकसान होता है वो 30 से 40% है वो कम हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि हम ये क्या करवा रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं कोल्ड स्टोरेज की, गोदाम की और सीड प्रोसेसिंग यूनिट की खोलने की, तो किसानों की वो 30 से 40% है वो हाँ जो फसल की जो हानि है वो कम हो जाएगी, उसको स्टोर कर सकता है। अगर मान लो मार्केट भाव अच्छे नहीं हुए उस टाइम पे तो हम क्या कर दिए, कोल्ड स्टोरेज में सीड प्रोसेसिंग यूनिट में सीड को स्टोरेज कर दिया, जब भाव बढ़ेंगे तब बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो हमने हमारे पास कोल्ड स्टोरेज सीड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं हुआ तो हमें बेचना ही पड़ेगा, भाव चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, मार्केट हम लोग इंतजार नहीं कर सकते, बेचना ही पड़ेगा। तो इसका ये फायदा होता है। और बेहतर भंडारण से लंबे समय तक फसल को है वो सुरक्षा होती है इसमें। बाजार में सही समय पर बेचने का अवसर जो मैंने आपको बता ही दिया, सही समय आए तब आप बेच सकते हो। उचित मूल्य प्राप्त करने की क्षमता, जब उचित मूल्य होगा तभी आप बाजार में बेच सकते हो। आर दी कृषि दीज आर दी स्कीम दैट इज नॉन एज कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, जो कि 2025 तक है वो वितरित है वो की गई थी। उसके बाद में आती है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का मेन जो लक्ष्य है वो है सौर ऊर्जा से कृषि में वो क्रांति लाना, ताकि ऊर्जा में बचत हो और आय का है वो एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का है वो किसानों को साधन मिले। तो ये है स्कीम कब हुई थी? 2019 में लॉन्च हुई थी।
2025 तक इसका लक्ष्य है कि व्यापक स्तर पर इसको है वो किसानों तक अधिक से अधिक तक इसको है वो पहुँचाना अभी तक। तो आजकल आपने देखा होगा राजस्थान में सब जगह सौर ऊर्जा लग रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ये अभी कंप्लीशन पर है, लेकिन अभी 2026 में इसका है वो 2026 में इसको है वो रिनोवेट करके एक नया ही एक उसमें बजट को बढ़ाया जा रहा है। और ये कोशिश कर रहे हैं कि लगभग यही हो, सौर ऊर्जा ही कंप्लीट करें, क्योंकि ये जो 2025 तक जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है, इवन दो इन राजस्थान कंडीशन में, क्योंकि राजस्थान वो ऐसे ही पड़ी है सूखा, जैसे जैसलमेर में जाओगे, बाड़मेर में जाओगे, तो वहाँ जमीन कोई काम की नहीं है, तो वहाँ पे आप सोलर पैनल लगा सकते हो। सोलर पैनल लगाने से क्या होगा, आपको एक वहाँ पे ऊर्जा भी मिलेगी, उस ऊर्जा से को आप क्या कर सकते हो, स्टोरेज करके आप अपने यूज भी कर सकते हो, उसको बेच भी सकते हो, तो आपके साथ वो क्या होगी, अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त होगी। वो एक ऐसी जमीन पड़ी हुई थी, वहाँ आप सोलर पैनल लगा लो, वहाँ पर आपको आपको किसानों को ऊर्जा भी दोगे, साथ में आपका पैसा भी वो जनरेट होगा, आप आपकी जमीन वेस्ट भी नहीं होगी। ये है इसका मेन उद्देश्य, क्या है, सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई पंप उपलब्ध करवाना इसका मेन उद्देश्य है। और किसानों के बिजली की लागत की मुक्ति है वो दिलाना, जो बिजली से जो लागत आती है उससे मुक्ति दिलवाना, सौर ऊर्जा से यहाँ पे वो काम चलाओ। और इसका जो बजट है वो 2025-26 में 3,000 करोड़ का आवंटन किया गया था सोलर पैनल और सोलर प्लांट स्थापना के लिए। सोलर प्लांट का आप स्थापना कर सकते हो, सोलर पंप के लिए भी। और अब इसमें क्या क्या है, इसमें पहला है सोलर पंप के लिए, दूसरा है सोलर प्लांट के लिए और दीर्घकालीन बचत के लिए। सोलर प्लांट के लिए अगर आपने 5 हॉर्स पावर का सोलर पंप खरीदना है, तो उसमें 60% सब्सिडी वो दी जाती है। 60% में 30% है वो केंद्र सरकार देती है, 30% है वो राज्य सरकार देती है, तो 30 और 30 कितने हो गए, 60 हो गए, पीछे बच गए 40, 40 में 30% है वो बैंक है वो लोन दे देती है, तो ये हो गए 90, 10% ही किसानों को देना पड़ता है सोलर परसेंट के लिए। अगर आपने मान लो कोई पंप है, 1 लाख का कोई पंप आ रहा है या फिर 5 लाख का कोई पंप आ रहा है, और ठीक 5 लाख में से 30 और 30 60%, तो लगभग 5 में से आप मान के चलो चार चार 1 लाख तो यही दे देगी जो केंद्र और गवर्नमेंट सरकार मिला के, फिर 10% दुआ के बैंक से लोन मिल जाएगा। तो किसानों को तो केवल 30-40 हज़ार रुपये चुकाने पड़ेंगे वो लेस के लिए, वो भी मुश्किल से। उसके बाद में सोलर प्लांट स्थापना के लिए बंजर भूमि, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था राजस्थान कंडीशन में, बंजर भूमि पर सोलर प्लांट लगाकर आप अतिरिक्त बिजली सकते हो, उसको उत्पादन कर सकते हो, किसानों की आय है वो बढ़ सकती है इससे। उसके बाद में दीर्घकालीन बचत, डीजल की लागत क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, उससे वो मुक्ति हो जाएगी अगर आपने वो सोलर का यूज़ किया, तो 20 से 25 साल तक है वो मुफ्त बिजली आपको मिलेगी। कम रख रखाव खर्चा भी इसमें कम होगा, पर्यावरण का भी वो नुकसान इसमें नहीं होगा। और अब बात करते हैं, रखना है बस, ये क्यों टारगेट किया गया था, इसको इसको यह टारगेट किया गया था, सौर ऊर्जा से कृषि में क्रांति को लाना, ऊर्जा में बचत हो, आय का है वो सार्जन हो, आय का है वो साधन है वो जनरेट हो। बाद में मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ये आ तो गई थी 2015 में ही, लेकिन अब 2025 में इसको रिनोवेट किया है, 2026 में इसको रिनोवेट करके इसमें क्या है, मॉडर्नाइजेशन किया है। अभी मैं बताऊंगा 2026 में क्या क्या मॉडर्नाइजेशन हुआ है इसमें। 2015 में ये प्रधानमंत्री ने है वो इसको मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की स्थापना की थी राजस्थान में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सॉइल में मिट्टी को जांचना, सॉइल की मिट्टी को जांचना। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि किसानों को है वो पता लग जाएगा कि आपकी मिट्टी में वो कौन कौन से पोषक, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट है, जितने भी 15-16 पोषक तत्व होते हैं, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, निकेल, कोबाल्ट, वो सारे आपको जानकारी से ये पता लगेगा किसानों को कि कब देना है, कितनी मात्रा में खाद देना, टाइम के लिए वो खाद देना है। वो इससे वो सोइल हेल्थ कार्ड एक तरह से आपको एटीएम कार्ड की तरह मिल जाएगा, उससे पता रहेगा कि हाँ मेरे खेत में ये पोषक तत्व उपलब्ध है और मेरी खेत की उर्वरक क्षमता ये है, मुझे ये फसल उगानी चाहिए, वो देना चाहिए। किसानों को एक तरह से एटीएम मशीन की तरह एटीएम मिल जाएगा एक तरह से किसानों को। तो ये है 2015 में लॉन्च हुई थी। अब बात करते हैं 2025 में इसमें क्या है वो किया गया है। अब इसमें क्या हो गया, एआई का है वो यूज कर दिया गया इसमें 2025 में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसमें जोड़ दिया गया है। और जो पहले क्या होता था, मिट्टी की जहाँ जो सॉइल सैंपलिंग इसमें होती थी वो खुद को जाकर वो करनी पड़ती थी खेत में। अगर किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए सॉइल की जो सैंपलिंग होती थी, सॉइल के जो सैंपल लेते थे वो खेत में जाके उसको लेने पड़ते थे। लेकिन अब 2025 में क्या हो गया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको
डायरेक्ट जीआई मैपिंग से सीधा ही पर्टिकुलर खेत का नाम बता दो, खसरा नंबर बता दो, उसमें डायरेक्ट ड्रोन कैमरा से वो डायरेक्ट इमेज आ जाएगी, वो इमेज को प्रोसेसिंग करके बता देगा है वो। मैंने आपको AI लेक्चर में, तो उससे क्या है, डायरेक्ट सेंसर लगे होंगे, वो इमेज लेके डायरेक्ट हमें बता देगा कि हाँ आपकी मिट्टी में ये पोषक तत्व है। तो ये एक नया इसमें जोड़ा गया है। और इसमें जो सोइल हेल्थ कार्ड में एक और इसमें पोषक तत्व है, पोषक तत्व आजकल इसमें पूरी डिटेलिंग है वो, ये पोषक तत्व ये करेगा, पहले उसमें नहीं था, पहले इतना ही बताया गया था इतने इतने पोषक तत्व पाए जाते हैं। आजकल इसको थोड़ा और विस्तारित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो वार्षिक बजट है वो 500 करोड़ का है कि वो जांच करने के लिए। किसानों से इसके क्या लाभ होगा, वैज्ञानिक खेती होगी, मिट्टी की जरूरत के अनुसार सही मात्रा में सही उर्वरक का उपयोग, जिससे फसल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में वो सुधार होगा। उत्पादन में वृद्धि ऑटोमेटिक ही होगी, क्योंकि संतुलित पोषण से फसल के उत्पादन में है वो 10 से परसेंट पर 15% की वृद्धि और उत्पादकता गुणवत्ता में वो सुधार होगा। और लागत में परसेंट हमने इतना हमें वो डालना है खाद, तो अनावश्यक जो हम यूज करते थे खाद बीज वो है वो उसका खर्चा है वो 15 से 20% तक है वो कमी आ जाएगी। उसके बाद में मिट्टी का संरक्षण, दीर्घकालीन मिट्टी का स्वास्थ्य में प्रभाव, रासायनिक संतुलन बनाए रखना और उसमें टिकाऊ खेती को बढ़ाना। मतलब अनगिनत यूज किए फर्टिलाइजर का तो क्या होगा, मिट्टी हमारी खराब होगी। तो इससे हमें सोइल हेल्थ कार्ड से पता होगा कि हमें इस वर्ष से वो इतना खाद डालना है, इतना पौष्टिक तत्व इसमें है वो मिट्टी में डालना है, तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए है वो ये है वो हमारी है वो अच्छा रहेगा। उसके बाद में ये तो थी हमारी जो मेजर मेजर स्कीम, जैसे मृदा सोइल हेल्थ कार्ड हो गई, प्रधानमंत्री कुसुम योजना हो गई, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, परंपरागत कृषि योजना हो गई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गई। तो का लेक्चर इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम कुछ और इम्पोर्टेंट जो हमारी जो एग्रीकल्चर की योजनाएं जो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अमूमन एग्जाम में मुझसे है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर और कुछ भी बच गई है फिर अगले लेक्चर में करेंगे। तो ऐसा करके हम एक दो लेक्चर में इसको है वो कंप्लीट करने की योजना को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे। जो पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा है मेरा, तो योजना वाला आप लेक्चर है वो प्लीज उसमें जाके साइट पे विजिट करके आप देख सकते हो। थैंक यू।